अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की खाली करार दी जाने वाली नशिस्तों पर होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, यानी मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस दौरान कहा कि दोनों जमातें आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी। इसके अलावा राजा परवेज अशरफ ने यह भी कहा कि आज की मुलाकात दोनों जमातों के कायदीन की हिदायत पर हुई है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई और दोनों जमातों के दरमियान यह तय हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़े जाएंगे। जबकि एक और अहम मामला यह है कि इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी के बाद अब मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। जराए का यह बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के भांजों और अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई है। जराए का यह बताना है कि 9 मई 2023 को शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारियां की गईं और जिना हाउस हमले के मुल्जिम शेर शाह खान और मुल्जिम शाहरेज को गिरफ्तार किया गया। जराए ने यह भी बताया कि 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुल्जिम शेर शाह हस्सान नियाजी के साथ था। मुल्जिम शेर शाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज हैं और मुल्जिम पर 9 मई को जलाओ घेराव, इसके अलावा तोड़फोड़, पुलिस वैन को आग लगाने का इल्जाम लगाया गया है। तो ये जो सूरत हाल है ये आगे अब किस जानिब जाएगी। साथ ही साथ आज कुछ प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नए सूबे बनाने की बाज़गश्त हो रही है कि नए सूबे बनने चाहिए ताकि जो इंतजामी मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चलाए जा सकें, अवाम को रिलीफ मिल सकें। अब क्या इस सारे मामले पर जो तमाम सियासी जमातें हैं क्या वो मुत्तफिक होंगी? फिर 12 सूबे बनाने की जो सोच विचार जारी है 1973 के आइन के तहत क्या ऐसा मुमकिन है और क्या इसकी आइन में गुंजाइश है? इसके अलावा वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार दौरे बांग्लादेश पर हैं, उनके इस दौरे की कितनी अहमियत है? और हमने एक अहम डेवलपमेंट ये भी देखी है कि 1971 के बाद पाकिस्तानी हुकाम के लिए जो वीज़ा की शर्त थी वो भी बांग्लादेश की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। तो ये जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के दरमियान, इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमान से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चलकर शो में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जान शेर जुनेजो साहब PTI के रहनुमा भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले जान शेर जुनेजो साहब, हमें ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक दावा ये किया गया कि जब भी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, हालात बेहतरी की जानिब जाने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है जिसकी वजह से वो जो एक मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी या चीज़ें बेहतर हो रही थी वो सुबताश हो जाती हैं। तो क्या बैकडोर कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही थी कि मूव ऑन किया जाए, आगे बढ़ा जाए? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी जी, आपका सॉरी, आधा सवाल पे आपकी आवाज आई थी मुझे। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कुछ ऐसे मामलात बन रहे थे, क्योंकि PTI का ये कहना है कि जब भी कोई हालात बेहतर होते हैं, कोई आगे सूरत हाल बेहतर होने की कोशिश की जाती है तो एकदम से हालात खराब कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बानी PTI की जमानतें मंजूर हुई, उसके बाद फौरन जो है वो उनके भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बैकडोर कोई ऐसी बात चल रही थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जी। अच्छा जी, ऐसे है कि देखिए हमें हम इंसाफ पिछले आप 2 सालों से खान साहब जेल में हैं, हम सिर्फ इंसाफ की अपील करते हैं। हमें किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। हम सिंपल, हमारा सिर्फ यही डिमांड है कि हमें कानूनी तरीके से जो खान साहब पे जो केसेस बनाए गए किस सबके सामने है। जो खान साहब के पे केसेस हैं वो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए, कोई उन्होंने कोई करप्शन तो नहीं की हुई या कोई ऐसे कोई चीजें तो नहीं की हुई जिसपे ये ना अपीलें सुनी जा रही है ना क्या। ये 9 मई पे जो आपने देखा कि 8 केसेस पे जो खान साहब को जो बेल मिली, तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि कानूनी तरीके से जो मेरिट की बुनियाद पे फैसले सुनाए जाएं। अब बेल भी मिलना जो आखिरी केस रह गया, हम सिर्फ हमारी कोई बैकडोर चैनल से हमारी किसी किस्म की
कोई आप कहें कि डायरेक्ट कोई रवाबित नहीं है। बस यही है कि हमें यही हमारे इदारे हैं, हमारे जुडिशियल लेकिन सिस्टम जुनेजो है। साहब, यही तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है ना कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जब भी हालात बेहतर होने लगते हैं, कोई सूरत हाल बेहतर होने लगती है, तो ये स्टेप उठा लिया जाता है। उन्होंने हवाला दिया जो अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया। देखिए वही बात है। अब एक साइड पे जैसे चेयरमैन साहब ने बोला, एक साइड पे आप देखें कि अगर जुडिशियल आप हमारे जुडिशरी जो सिस्टम है वो एक साइड पे अगर रिलीफ देने की कोशिश करते हैं मेरिट की बुनियाद पे, तो दूसरी साइड पे जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, आप देखें कि अलीमा बाजी के जो साहबजादे हैं वो बाहर रहे हुए हैं। एक का तो सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे 9 मई के केसेस में, वो तो चित्राल में मौजूद थे। उन्होंने जज साहब को भी बोला कि हम यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद 8 दिन की रिमांड दे दी गई। तो ये देखेंगे कि हम वही कह रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं, तब इन चीजों को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम सिंपल डिमांड यही हमारी है कि जुडिशरी तरीके से जो इन कानूनी तकाजे को देखते हुए जो मेरिट की बुनियाद पे जो बेल की है वो कानूनी अपने तकाजे पूरे करते हुए खान साहब को बेल दी जाए, रिलीफ दिया जाए, और हमें कोई और किसी से कोई और डिमांड नहीं है। ठीक है। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब, बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिली। उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई ने इस पर बड़ा खुशी का इजहार किया, ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। फिर हमने ये भी देखा कि उसके बाद जो अलीमा खान के दोनों बेटे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि ये वाकई हुकूमती हलकों में कुछ बेचैनी है इस रिलीफ के बाद, या कुछ ऐसे मामलात बन रहे थे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे और ये गिरफ्तारियां अमल में आई? इन गिरफ्तारियों को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो आप यकीन कीजिए, ये जो सियासी हुकूमत है, जो जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और जो नीचे उनके मिनिस्टर्स हैं जिनको सबको तमगों से नवाजा गया है, मुझे तो उनकी वर्किंग की, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की, फ्यूचर अप्रोच की, पाकिस्तान को जो है इस दलदल से बाहर निकालने की, मुझे तो कोई समझ नहीं आ। इट्स टोटली कंफ्यूजिंग। आपको पता है पाकिस्तान में मतलब समझ नहीं आती कि क्या रैशनल है, क्या ये चाहते हैं, क्या ये करना चाहते हैं, और क्या इनका अपना, अगर तो इनका सब लोगों का ऑब्जेक्टिव तमगे लेना था तो वो तो मिल गए हैं सबको। आपको याद है कि पुराने जमाने में लोग 80-80 साल के हो जाते थे, 82-82 साल के हो जाते थे, परफॉर्म करते रहते थे, फिर उनको कहीं जाके कुछ रिकॉग्निशन से नवाजा जाता था, बात तो गुजर जाते थे, उनकी मौत के बाद उन्हें तमगा। अब आजकल आप जो हाल देख रही हैं, मुझे तो इट मेक्स यू टोटली परप्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पे चल रहा है। दूसरी बात यह है, इनकी गिरफ्तारी पे हम क्या कहें, अलीमा खान का अपना रोल देख लिया, उनके भाई हैं, चले आप बाकी चीजें सियासत को निकाल के बाहर रख दे। एक बहन की भाई के साथ तो अटैचमेंट नेचुरल होती है ना, दुनिया में हर भाई की, हर बहन की एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, और जब एक को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा भी तकलीफ महसूस करता है। दूसरे पाकिस्तान में एक FIR लिखने का एक तरीकाकार है, और आपकी नजर से वो गुजरा होगा जरूर। वो ये होता है कि कोई वारदात होती है तो उसमें 2 मुल्जिमों को नामजद करके बाकी नामालूम मुल्जिमान लिखवा दिया जाता है। हाँ। ये तरीकाकार आपको पता है ना? जी जी बिल्कुल। अब इस FIR के कॉन्टेक्स्ट को आपने खुद ही बयान किया, मैंने तो वो FIR नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि आपने अभी कहा है कि उसके अंदर कुछ मफरूर मुल्ज़मान का जिक्र किया। सही। अब आप मुझे यहाँ पे आप बताइए, ये तो उसी तरह है जिस तरह इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाग गए, वो इंडिया के एयर चीफ जागा 3 महीने बाद, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। बिल्कुल। और यही सवाल उठाया जा रहा है कि 27 माह बाद ये ख्याल आया। मतलब अब अंदाजा लगाइए ना। अब इस पे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही, आई फेल टू अंडरस्टैंड एज ए पाकिस्तानी। मैं किसी भी सियासत से बालातर होके, किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होके, किसी भी सियासी नजरियात से बालातर होके, एक कॉमन सिटीजन के तौर पे जब मैं ये चीजें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही मिडल ऑफ द रोड राय रखते हैं, जो कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, चलो वो कुछ अरसे तक चल रहा है तो उसको चलने देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपको बुनियानुल मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ, और पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने उसको 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, और लोग लिटरली
निकल के बाहर आए पाकिस्तान के झंडे उठा के, क्योंकि देवर फीलिंग के जी जो उनके दिल के अंदर जो चीज थी कि इंडिया को एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए, वो सामने आ गई। अब उसके बाद जब आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको एक बड़ी मतलब तो उससे कह रहा हूँ कि जब आप इस किस्म की बातें करना शुरू करेंगे तो वो जो आपने इंप्रेशन बनाया है ना, वो सारे का सारा जाहिर हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। आप दोनों लड़कों की बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, वो एथलेटिक्स में भी हैं, वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ये जो शहबाज शरीफ के साथ जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, जो इस किस्म के डिसीजन देते हैं, उनको कुछ सोचना चाहिए, कोई कूलली बैठ के कि पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल डिसकंटिन्यू। मैं आपको एक इंडियन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, तो उनका मैं एक रिमार्क देता हूँ और मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर है गवादर के हिसाब से, पाकिस्तान की जो अभी मिलिट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। अगर वो उससे निकल आए तो वो खित्ते की बहुत बड़ी पावर बनती है। अगर इससे हम कोई सबक ले सकते हैं सही तो ले ले, यानी आपको लगता है कि हुकूमत कुछ घबराहट का शिकार है जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। सीनियर तजियाकार अजमल वजीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बताइएगा बानी पीटीआई को जो 8 मुकदमात में रिलीफ मिला उस पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बड़े खुश हैं और उन्होंने इस फैसले को बड़ा खुशाइन करार दिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है और क्या बानी पीटीआई की आइंदा आने वाले कुछ अरसे में आपको रिहाई नजर आती है या आपको लगता है रिलीफ मिल भी जाए तो लेकिन रिहाई फिलहाल मुमकिन नहीं है? देखिए, जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, जो जमानत दी गई है, ये तो बेसिकली जो चालान पेश नहीं हुआ और आपको पता है कि इसमें 2 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया 9 मई के केसेस के हवाले से। तो उसमें ज़ाहिर हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ये रिलीफ पहले भी मिलते रहे हैं लोगों को, अभी भी ये मिला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है कि जो हम ये कहें कि जी ये कोई अनोखा फैसला आया है। मेरे ख्याल में ये एक कानूनी प्रोसेस के तहत है और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है जो उनको बेल दिए हैं तो वो इस वजह से दिए होंगे कि वहाँ पे उनके सामने जो चीजें सामने आई होंगी उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको जमानतें मिली हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का वो है कि आगे क्या होगा, तो आगे जो सूरत हाल है वो देखें डिपेंड करता है आगे की सूरत हाल रवैयों पे। ये रवैये यही रहेंगे या रवैये में चेंज आ जाएंगे, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो फैसला किया खान साहब ने, जो महमूद खान अचकजई को एज अपोजिशन लीडर उन्होंने नॉमिनेट किया है, लेकिन उसके पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है इस हवाले से, तो उसकी वजह से अभी तक वो फैसला कोई इनकी वो नहीं हुआ, यानी उसको प्रोसेस अभी नहीं हुआ। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो इमरान खान साहब का ये वाला फैसला है अपोजिशन लीडर के हवाले से फैसला है, क्या ये वही पे मनोवन पार्टी उनकी अमल दरामद करेगी या फिर कोई जेल में जाकर उनको बता देगा कि नहीं ये फैसला तो इस तरह है, फिर इसमें मसला है। क्योंकि देखिए पीटीआई का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक दूसरे के साथ इनके अंदर के इख्तलाफात बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर पार्टी के अंदर का कोई अपोजिशन लीडर बना लेता तो फिर पार्टी के अंदर जो पार्टी के लोग हैं वो एक दूसरे के मुखालफत करते हैं। सही। लेकिन फिर जब उन्होंने बाहर के बंदे को, मेरे ख्याल में कि ये एक अच्छा फैसला है, अगर मैं एज ए सियासी तज्जिया निगार उसको देखता हूँ तो मुझे ये एक अच्छा फैसला लगा। महमूद खान अचकजई का लेकिन सर आपको इसकी वजह वैसे क्या नजर आती है? मतलब बानी पीटीआई को क्या अपने रहनुमाओं पर उस हद तक एतमाद नहीं है जो उन्होंने ये फैसला किया है, और क्या इससे तकसीम और ये खलीज जो आपने कहा कि इख्तलाफात रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये मजीद गहरे होंगे? देखिए बात यह है कि पीटीआई की एक बात हमें समझनी होगी, वो ये है कि पीटीआई में इमरान खान साहब की वो जमात है, उसका फैसला होता है, जो उसके साथ होता है, जो उसके फैसलों को या उस पे अमल दरामद होता है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जमात के अंदर जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें तो इख्तलाफ आप आए रोज देखते नहीं है। यानी पीटीआई में इस वक्त बाहर के लोगों का या बाहर के जमातों का इतना मसला उनके लिए नहीं है अपोजिशन का, यानी कि हुकूमतों का, जितना अंदर के इनके अंदरूनी इख्तलाफात है, और वो अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं
कि वो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक वो एक दूसरे के टांगे खींचने से फारग नहीं है, तो वो कैसे जो है ना उनके रिहाई के लिए या उनके लिए कोई मोमेंटम बनाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल पार्टी के अंदर है इसमें कोई मोमेंटम वो बना सकते हैं। बिल्कुल, इसका जवाब जुनेजो साहब से लेते हैं। जुनेजो साहब बताइएगा, क्या जो अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है महमूद खान अचकजई को, क्या उस पर मेनून अमल किया जाएगा? और दूसरा जो बड़ा अहम नुक्ता उठाया है अजमल वजीर साहब ने कि घर के चराग से ही पीटीआई को खतरा है, या अंदरूनी इख्तलाफात आपके इस कदर गहरे हैं कि बाहर से कम और अंदरूनी तौर पर ये इख्तलाफात पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ऐसा है कि हमारी पार्टी में जो फैसला है वो लास्ट डिसीजन खान साहब का है। हर कहीं जो मुशावरत है, मुशावरत अमल हर कहीं पे वो जारी होता है, लेकिन जो लास्ट जो डिसीजन होता है वो खान साहब का डिसीजन। खान साहब ने महमूद खान अचकजई को फाइनल कर लिया, डिसीजन उन्होंने डिसाइड कर दिया, तो वो फाइनल, इस पे कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात इख्तलाफात की बात है, तो इख्तलाफात मैं कहता हूँ कौन सी जमात में आपस में इख्तलाफात नहीं होते। जाहिर सी बात है एक फैमिली में भी, एक घर में भी, लेकिन सर वो अंदरूनी होते हैं, लेकिन पीटीआई के जो इख्तलाफात है वो तो सबके सामने आते हैं। जरा आपको मैं बताता हूँ वो सबके सामने क्यों आते हैं। तो सबके सामने इस वजह से आते हैं क्योंकि माजरत के साथ आप देखें, हम जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला, और ये ऐसे है कि देखें हमारे तमाम जितने भी आजकल हमारा जो माशाल्लाह से जो मीडिया है, हम जितने भी खान साहब की रिहाई के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं, आप मुझे दिखाएं, मैं आपको काउंट आपके रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि हमने कितने अभी तक पुरअमन प्रोटेस्ट किए खान साहब की रिहाई के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कोई हमारे मीडिया कोई कवरेज वहां पे होती नहीं है, क्योंकि हम पे तो वैसे तो आप कहें तो इन चीजों पे दिखाने पे बैन है। और वही चीज, लेकिन सर आपका तो सोशल मीडिया ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर 12 घंटे, जी मैं बता रहा हूं, मीडिया से तो सोशल मीडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर दिन में से जो 12 घंटे हैं वो आप सिर्फ अगर चैनल्स अगर पार्टी में आपस में इख्तलाफात ही दिखाते रहेंगे तो यही जाहिर होगा कि सिर्फ इख्तलाफात ही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जुनेजो साहब इख्तलाफात होते हैं तो दिखाए जाते हैं, आपके रहनुमा मीडिया पर आकर जो बातें करते हैं वही दिखाई जाती हैं, कोई खुद से तो बना के बातें नहीं मीडिया पेश करता ना। अलीमा खान के बयानात हैं या गंडापुर साहब के हैं, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझे ये तो मीडिया पे तो इल्जाम ना लगाएं। मैं कराची की बात करता हूँ, हाँ। नहीं जो रियलिटी बात करूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पिछले हमारे, मैं कराची की खाली उठा के देख देता हूँ आपको, कराची के मुझे बताएं कि पिछले हमारे जितने भी प्रोटेस्ट कराची में हुए हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो कितने मीडिया ने कवर किए हैं। तो बात ये है, लेकिन अभी तो जो 5 अगस्त का तो जो एहतजाज था उससे भी कहा जा रहा है कि उस तरह से लोग नहीं निकले जिस तरह से दावे थे पीटीआई के। मैं देखिए 5 अगस्त हो या 13 अगस्त हो या 14 अगस्त हो, आप खाली पूरे मुल्क से लोग निकले। 13 अगस्त को मिलेनियम मॉल पे ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास फुटेज नहीं है तो मैं आपको भिजवा देता हूं, जिस तादाद में ये तमाम फसाइयत के बावजूद जो लोग निकले हैं डर खौफ हटा के। देखिए हम क्या करते हैं, हमारी कोई क्या हमारी डिमांड क्या होती है? हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हमें हाथ में कोई हथियार लेके कोई खान साहब की रिहाई का कोई डिमांड तो नहीं करते। एक साइड पे हमारे पाकिस्तान का झंडा होता है, एक साइड पे पीटीआई का झंडा होता है, एक साइड पे हमारी खान साहब की तस्वीर होती है, और पुरअमन तरीके से हम रिहाई की डिमांड करते हैं। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कराची का सदर हूँ यूथ का, तो हम सिर्फ हैंडबिल तकसीम करने गए। हमारे हैंडबिल तकसीम करने पे हम 7 मोबाइलें आई हैं और उन्होंने आके हमें रोका है और मुझे अरेस्ट करके हमारे साथियों समेत जेल में डाल दिया। सही, क्या वजह? ये चीजें भी मैं कहूंगा कि ये चीजें भी देखें, इस तमाम चीजों के पहलुओं के बाद भी हम खड़े हुए और हम कोई खौफ के मारे कहीं बैठ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पुरअमन लोग हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हम इस मुल्क के कितने मुहिब्बे वतन है या नहीं। हम इस मुल्क की पैदावार है, हमारी नस्ल इस मुल्क के लिए कुर्बान। हम खान साहब भी वही बात करते हैं जो इस मुल्क की बात होती है, वो सारे सूबों को एक करने की बात करते हैं। लेकिन सर आप एक साथ बैठते क्यों नहीं है? जुनेजो साहब, ये सवाल यहाँ पे उठता है ना, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन आप साथ बैठते नहीं है, आप इस बात पर राजी ही नहीं होते हैं कि सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने नून लीग की अभी बात की, मैं कहता हूं कि अभी सिर्फ खान साहब की ये जो 8 केसेस पे खान साहब को जो बेल मिली, कोई केस खत्म नहीं है, बेल जो ग्रांट हुई, उस बेल ग्रांट करने पे एक लाहौर की छोटी सी बच्ची है,
उस छोटी सी बच्ची ने अपने फैमिली के साथ और दीगर लोगों के साथ सिर्फ मिठाई बांटी, छोटी सी बच्ची को इन्होंने पकड़ लिया। मैं कहता हूँ ये कौन सा कानून है? आप ये चीजें भी तो देखें ना। अब इनके साथ हम जाके बैठे जो हमारे बच्चों को भी ये नहीं बख्श रहे एक सिर्फ मिठाई बांटने पे, तो इनको भी हौसला होना चाहिए। इनको इन सियासी अप्रोच ये कहती है कि छोटे बच्चों को जाके जेल में डालें, या जो बाहर इसका जवाब देते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, अलीमा बाजी के बेटे, उनको 8 दिन की रिमांड दी जाए, या उनको घरों पे उनके सर्वेंट्स को मार के पीट के नकाबपोश लोग जाके उनको उठा के रातों रात। ये कौन से मुल्क का तहजीब कहते हैं? कौन से मुल्क का आप देखें कि किस मुल्क में ये चीजें होती हैं। बिल्कुल, इस पर राय लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि निशानदही की है जुनेजो साहब ने कि जिस तरह से पीटीआई के साथ रवैया अपनाया जा रहा है कि एक बच्ची ने अगर मिठाई बांट दी तो उसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई, आपको लगता है कि हुकूमती साइड से भी कसूर है? एक जो सियासी तौर पर गिरफ्तारियां या सियासी सूरत हाल को खराब करने की, या पीटीआई को जिस तरह से मजीद घेरा उसके खिलाफ तंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो कसूर उस जानिब से भी है कि मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किसी कर पर बैठ के नहीं दे रहा। बात ये कि हुकूमत जो होती है वो सबकी, वो कहते हैं ना, मतलब है बड़ी फिगर होती है हुकूमत, लाइक गार्डियन ऑफ, वो गार्डियन जो होती है हुकूमत, जो गार्डियन होती है वो स्टेट की भी गार्डियन होती है, और जो पाकिस्तान के अवाम है उनके जितने हकूक है उनकी भी वो गार्डियन होती है, और जो भी सियासी अमल चल रहा होता है उसको हुकूमत प्रोटेक्ट करती है और फैसिलिटेट करती है। तो हुकूमत की तो ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसके अंदर आप ये देखिए, जब हम जमहूरियत का नाम लेते हैं, मतलब डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, तो आपने कहीं सुना है दुनिया में, या आपने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन नहीं होगी? डेमोक्रेसी होगी उसी वक्त जब डेमोक्रेसी की आप डेफिनेशन निकालते हैं ना, और वो डेफिनेशन जो ब्रिटानिका में दी हुई है, या वो डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस में दी हुई है, या वो डेफिनेशन जो पॉलिटिकल थ्योरीज में पढ़ाई जाती है या सोशल साइंसेज में पढ़ाई जाती है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी चलती उस वक्त है जिस वक्त यू हैव एन स्ट्रांग ऑपोजिशन। तो अब वो ऑपोजिशन तो फिर कल्चर हो गया ना, मतलब है हुकूमत का कल्चर हो गया कि हुकूमत होनी है, ऑपोजिशन होनी है। ऑपोजिशन जो होनी है उसने इश्यूज के ऊपर बात करनी है, और मुल्क सबका बराबर होता है। तो ये जो जिसको हम कहते हैं ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, या वो क्रिएट करना होता है हुकूमत ने। और सर, सोने पे सुहागा ये कि जो जिमनी इलेक्शन है वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये तो कोई मतलब है, इसमें तो कोई अचंभा नहीं है। आप जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो किस तरह बैठे हुए हैं? वो जो बैठे हुए हैं वो नहीं बैठे हुए हैं। हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं, वो हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, ठीक है? वो तो पहले ही मतलब है हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहां पे तकरीरें कर रहे होते हैं, तालियां बज रही होती हैं। तो इसमें तो कोई नई बात तो मुझे नजर नहीं आई कि जी वो मिलजुल के लड़ेंगे, क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट एक ही सिस्टम की प्रोडक्ट है ना, ठीक है? तो वो सिस्टम आपको भी पता है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऑडिट्स भी हो चुके हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उनका पॉलिटिकल फैसला है, सियासी फैसला है, मिल गए हैं, उन्होंने कहा जी हम मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसमें मुझे तो कोई ऐसी मतलब है मुख्तलिफ बात नजर नहीं आती। वो पहले भी हुकूमत में शामिल है, दोनों पार्टियां हैं, वो मिलजुल के इलेक्शन भी लड़ लें। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम मामला है अजमल वजीर साहब, आपसे मैं इस पर राय चाहूंगी कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो NHC अवार्ड की तश्कील होनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि नए सूबे बनना अब वक्त की अहम ज़रूरत है, और क्या इसकी आइन में गुंजाइश क्या है, मतलब किस तरह से इसको बनाया जा सकता है, और लगता है आपको सियासी जमातें इस पे एग्री हो जाएंगी? देखिए, जो जहाँ तक ये बात आप कर रहे हैं, एक बात है जो सूबे बनाने वाली बात जो सामने नजर आ रही है। देखिए, सूबे इस वक्त जो बात हो रही है उसमें हमें ये देखना होगा कि मेरा जो अपना जाती जो ख्याल है इस हवाले से वो ये है कि पहले 27वीं आईनी अमेंडमेंट होगी, फिर उसके बाद जो है ये दूसरा जो ये सूबों वाला जो मसला है ये बात का है। उसकी वजह ये है कि 27 अमेंडमेंट जो आने वाली है वो गालिबन नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये इसमें आ जाना है, और इसका जो मुझे लग रहा है यही टाइम हो सकता है। लेकिन जो सूबे वाली बात है, सूबों वाली बात मुझे अभी नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए एक टाइम 2 काम करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मौजूदा हुकूमत के लिए भी, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट में जो चीज़ें आनी है उसमें 18वीं अमेंडमेंट के हवाले से जो चीज़ें शामिल है, दूसरे तीसरे, तो वो मेरा ख्याल भी ये है और मुझे लगता भी ये है कि उसके हवाले से काम हो रहा है, तो पहले वो कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अगर उसके बाद इस चीज में क्या कितने सूबों की जरूरत है, क्या वो सूबे जो है ना वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद है या पूरे पाकिस्तान में जितने चारों सूबे हैं उसमें डिवीजन लेवल पे होते हैं या उससे ऊपर वो होते हैं। अभी वो फार्मूला, ये तो एक चीज फ्लोट हुई है कि जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सारी चीजें जो है ये 27वीं अमेंडमेंट के लिए है। 27वीं अमेंडमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो उसने होना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। मुझे सूबों के हवाले से जो है जिसकी जरूरत भी है मैं समझता हूँ, लेकिन अभी ये मुश्किल हो जाएगा। अभी मुश्किल है, लेकिन आप समझते हैं कि इसकी जरूरत जरूर है। जुनेजो साहब, आपका वैसे क्या ख्याल है, आबादी के तनासुब से देखा जाए, इंतजामी मसाइल को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो क्या पीटीआई समझती है कि नए सूबे बनने चाहिए 28वीं आईनी तरमीम के बाद, और अगर बनाने का कुछ मौका मिला तो क्या पीटीआई इस पर एग्री होगी, हिमायत करेगी इस फैसले की? जी, सबसे पहले तो मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने लास्ट जो बात की थी उसको थोड़ा सा उस पर तो ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक तो ये कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो हुकूमतें होती हैं वो एक घर के बड़े की तरह रोल अदा करती हैं। तो आपने, अगर आपकी नजर के सामने गुजरा होगा कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने खुलेआम पब्लिकली उन्होंने कन्फेस किया कि आप जो पब्लिक को उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि आप जो वोट जो डालते हैं डब्बों में वो निकलते कुछ और है, तो क्या फायदा वोट डालने का। तो अब आप इनकी सोच देखें, आप ये वो लोग हैं जो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, और ये खुलेआम जैसे एक सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो जैसे गुंडे और जैसे कोई ऐसे खुलेआम जैसे बोलते हैं कि आपने जो करना है कर लें, उनका मकसद यही है ना, लेकिन वोट तो हम ऐसे ही चेंज करते रहेंगे। तो ये जो आइन में अमेंडमेंट है, आप देखें कि एक तो ये ऊपर से 17 सीटों पे इन्होंने 17 सीटें जीत के और ये प्राइम मिनिस्टर और बाकी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और वहां पे बैठ के ये मैं कहता हूँ कि 27वीं लाए, 28वीं लाए, 40वीं लाए, क्या फर्क पड़ जाता है इसमें। तो इन्होंने एक ये चीज दिमाग में इन्होंने रख ली है कि सिर्फ नाइंसाफी करनी है, नाजायजी करनी है। मैं यही कहूंगा, देखिए ये मुल्क को, ये तब तक मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क की जो अवाम है उसको इनके हकूक दिए जाए। 8 फरवरी को भी रात को 12 बजे निशान छीन लिए, हर चीज हो गई, उसके बावजूद जो अवाम ने मैंडेट दिया, रद्दी की टोकरी में एक फॉर्म 47 वाला निकाल के इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब आपने ये जो बात की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ये मिलके जो इलेक्शन लड़ेंगे, मैं कहता हूं ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, ये मिलके फॉर्म 47 लाएंगे, जो क्योंकि इनके अब तो कल्चर बन गया ना फॉर्म 45, जो अवाम के जो फॉर्म 45 होता है जिसके जरिए अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है, इन्होंने वो तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया ना। 47 निकाल के यही करना है तो ये करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात आपने सूबों की तो इस पे देखें, अभी जितने मौजूदा जो सूबे हैं वो तो सही से संभल नहीं रहे, और मजीद सूबे पे क्या इन्होंने तो सर इसीलिए तो बनाना चाह रहे हैं ना कि इंतजामी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, नए सूबे बनाए जाएं ताकि जो एक तकसीम है, जो एक इंतजामात है, उनको तकसीम किया जाए और कुछ बेहतर हो, यही तो वो चाह रहे हैं। देखिए 100 सूबे और बन जाएं, लेकिन बात यह अगर ऐसे ही करके हुकूमतें चलानी है और फॉर्म 47 जारी करके या लोगों पे झूठे FIR काट के, तो आप एक सूबा और बनाए या 100 सूबे और बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जो कराची में जो सर फिर आप क्या समझते हैं कैसे फर्क पड़ेगा, इंतजामी मसाइल कैसे बेहतर हो सकते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, देखें जो मौजूदा दिनों में जो कराची में जो बारिश हुई, और बारिश में आपने देखा कि जो कराची का जो कैपिटल हब है और उसमें जो पूरे शहर का सिस्टम जो निजाम जो है वो दरम बरम होके रह गया। तो ये आप क्या समझते हैं, इन्होंने कोई नालों की सफाई करवाई हुई है या इनकी कोई आवाम की जो खिदमत करने की इनकी कोई नियत है? तो जब तक आप अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे, जब तक आप
कामों में फोकस, करप्शन पे कम और जुल्म और ज्यादती पे कम, ठीक है, और लोगों सही। को खिदमत करने पे फोकस नहीं लाएंगे तो अब ऐसे 100 सूबे और बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर इंतजाम ही सही ना हो तो चाहे आप 100 सूबे बना लें या ये 4 सूबे ही हों, कुछ बेहतर नहीं होगा? मेरा ख्याल इंतजामी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि सूबे जो है वो बनने चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सूबे 4 हो गए और आपने उनका ओवर अ पीरियड टाइम, कराची में भी सिंध में आपने हाल देख लिया कि क्या तबाही और बर्बादी है और किस तरह सिंध को जो है वो मैं एक तरफ करूंगा तबाही के दाने पे पहुंचाया गया। अभी बारिशें हुई हैं, आप उसके अंदर परफॉर्मेंस और हर दफा की आप देख लें, वहां पे लोग वो हैं जो नालों का पानी पीते हैं। एक दिन की कहानी नहीं है। डीएचए में रहते हुए भी आपको पता है क्या हाल होता है। एक दिन की कहानी तो नहीं है। हाँ। कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गई वो चीजें? आप पंजाब में देख लें, इतना बड़ा सूबा है, तो पंजाब में मेरा ख्याल इतना बड़ा सूबा है तो उसके अंदर अगर मजीद आप 2 सूबे तो पहले सदरन पंजाब तो पहले बन चुका है, जिसमें सदरन पंजाब ने आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पोस्ट कर दिया है। तो मेरा ख्याल इतने बड़े बड़े सूबों के बजाय अगर आप इनको सिक्वीज करें तो उसके अंदर आपका फंक्शनिंग इस जो अभी है उससे बेहतर। और अगर आपने फंक्शनिंग देखनी है तो कुछ और ना कीजिए। अभी आईएमएफ की कल की आपने हेडिंग पढ़ी होगी कि उन्होंने कहा कि जो आपने जो वो एमपीएस एमएनएस को जो आपने स्कीम दी हैं उनको वापस ले, आपकी हेडलाइन है कल की। फिर अगर कुछ और आपने परफॉर्मेंस देखनी है या अपना वो दे, तो ये जो रिसेंटली ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो बद इंतजामियों का, मिस अप्रोप्रिएशन का, मिस एलोकेशन का जो जिक्र किया है, वो मेरी तरफ से आपकी तरफ से नहीं, वो रिपोर्ट उठा के पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि सूबे किस तरह काम कर रहे हैं और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। तो बात यह है कि चूंकि वो चीजें उस तरह डिलीवर नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी, तो एक क्योंकि ये सिस्टम अगर चलता रहा तो इस सिस्टम में तो मेरा ख्याल यही चीजें चलेगी। तो इनको मेरा ख्याल अगर कर्टेल कर दे, छोटी जगह हो, छोटा वो हो, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई फंक्शनिंग जो बेहतर हो जाए। क्योंकि मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं लेकिन सर वो सवाल एक जहन में ये आ रहा है कि अगर सूबे ज्यादा बन भी जाएं, अगर लोग इसी तरह के मुसल्लत रहेंगे तो इंतजाम कैसे बेहतर होगा? फिर उसमें ये होगा ना कि अभी तो ये है कि एक आदमी जो है वो उसके पास वो मतलब मुत्तकुल अनान है ना, उसके पास सारी पावर्स है और वो अपनी मर्जी से उन चीजों को चला रहा है जो भी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऊपर बैठा हुआ है, एंड ही इज नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग डाउन बिलो द लाइन। तो जब एक यूनिट छोटा होगा तो उसमें क्वेश्चनिंग भी होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी करना भी आसान होगा। ठीक है। और उसके अंदर फिर हो सकता है क्योंकि आपकी चीजें ज्यादा बढ़ेंगी तो हो सकता है नया लीडरशिप का ब्लेंड भी आए, लेकिन वो होना चाहिए इस मोटिवेशन को, इस ऑब्जेक्टिव को और इस नियत को सामने रख के कि हम पाकिस्तान में फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और जो मेल प्रैक्टिसेस को खत्म करके हम हुकूमत की परफॉर्मेंस को अवाम की वेलफेयर के लिए बेहतर करना चाहते हैं। अगर उस ऑब्जेक्टिव को जहन में रख के काम किया गया तो क्योंकि ये तो फेल हो गया ना, अभी प्रेजेंट सिस्टम इज टोटली फ्लॉप्ड एंड यू हैव सीन, आप सिंध में बैठी हैं, आपने खुद सिंध को देख लिया क्या हुआ। क्या कहा जाता है कि जी पानी आ गया है, इतनी बारिश हो गई है तो किसी का बाप भी नहीं कंट्रोल कर सकता। अब आप बताएं इस स्टेटमेंट का आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेयर साहब के हाँ के तो इसी तरह बाकी आप देख लिए गिजर में क्या हुआ है, आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह। वो खैर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो क्लाउड बस्ट का फिनोमेना होता है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। आपको याद होगा पिछले कोई 2 महीने पहले अमेरिका की सबसे जो महंगी स्टेट है टेक्सास, वहां पे ये क्लाउड बस्ट हुआ था और वहां जो रिवर था वो 40 फुट ऊपर चढ़ गया था और बेताशा तबाही हुई थी। तो ये क्लाउड बस्ट तो एक जो नई फिनोमेना है, लेकिन इसका हमें दुनिया को ये नोटिस दिलाना चाहिए कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वहां पे जो कुछ चीजें हो रही है और जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह वो एमिशन हो रही है, उस क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रियल एमिशन इतनी ज्यादा नहीं है ना, ये तो दुनिया के बाहर की इंडस्ट्रियल एमिशन है, तो उसका जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। और आपने देखा सवाबी में क्या हुआ, आपने देखा बुनेर में क्या हुआ, खानदान के खानदान रुल गए बेचारे। मतलब है लोग लोग काम कर रहे हैं वहां पे, फौज भी काम कर रही है, लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है, लोगों को निकालने,
लेकिन जो नेशनल तबाही हो चुकी जी है बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल सर, आपने ठीक फरमाया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को सियासी चैलेंजेस भी हैं, दहशतगर्दी के मसाइल भी हैं, इसके अलावा जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक बहुत अहम तरीन मसला जो है वो मौसमियाती तब्दीली का है, जिससे पाकिस्तान आजकल गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हम इसके उठा रहे हैं। इस जानिब भी हमारी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पर भी कोई लाहे अमल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।